सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चाहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का कंप्लीट रिवीजन लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक ही क्लास में कंप्लीट रिवीजन हो नहीं सकता। अगर मैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन अगर लेकर आऊँगी तो आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये डे बाई चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं एक क्वेश्चन से आपका जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं चीज़ों को क्लियर आउट करूंगी। यानी मैं एक क्वेश्चन से आपका लगभग 5 से 10 क्वेश्चन मैं बनाऊंगी, इतना तो कंफर्म है। मैं पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ आपको पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत नहीं रहे, क्योंकि अब आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम बच गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपका जो एग्जाम डेट है, अभी जो इसका नोटिस आया है तो उसमें एग्जाम डेट है। तो मैंने एग्जाम डेट का अलग से नहीं बनाया था, मैंने बोला था कि जब मैं क्लास लूंगी तभी मैं सीधा डेट बता दूंगी। तो आपका जो है 27 नवंबर से आपका एग्जाम का डेट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 27 नवंबर से आपका एग्जाम होगा। तो अब आपके एग्जाम को मात्र एक हफ्ता बच चुका है, एक हफ्ता भी नहीं कह सकते, केवल 6 डेज बचा हुआ है। लेकिन मैं इस 6 डेज में पूरा कोशिश करूंगी अपने तरफ से कि पूरा मैं अच्छे से चीजों को क्लियर आउट कर दूं, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित राम मनोहर लोहिया को किया गया है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर विट्ठल भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल का जो है पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित इन्हें क्यों किया गया था, तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा कि इन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लौह पुरुष की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका कारण क्या क्या है, इन्हें लौह पुरुष की उपाधि से क्यों सम्मानित किया गया, क्योंकि ये भारत के जो 562 रियासतों को जो है एकीकरण किया था, यानी एक साथ मिलाने का काम इन्होंने किया था। इसीलिए इन्हें जो है अब भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया से उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत की 562 रियासतों का एकीकरण एकीकरण किया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत के गृह पहले गृह मंत्री भी है और उप प्रधानमंत्री भी है। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी है, मंत्री भी है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। तो पूछा जाता है कि इनको सरदार की जो उपाधि मिली थी वो कब मिली थी और मतलब कौन सी घटना के दौरान मिली थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, सरदार की उपाधि
1928 में मिली थी, ठीक है, 1928 में मिली थी। और किस घटना के दौरान, तो याद रखिएगा बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इन जो विश्व का सबसे ऊंचा जो आपका जो है ये कह सकते हैं ऊंची प्रतिमा, वो वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है इन्हीं की है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है, आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू, अलग कलर ले लेती हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अगर ये सबसे ऊंची प्रतिमा है तो इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितना है, तो 182 मीटर जो है, 182 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद जो है आपको एक चीज और याद रखना है। अब जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, इन्हीं के बारे में मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो याद रखिएगा इन्होंने जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा जो कि आईएएस, और भारतीय पुलिस सेवा जो कि आईपीएस की नींव रखी थी, ठीक है। तो आईएएस और आईपीएस की नींव रखी, नींव रखी, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राजकुमार स्वाति तिरुनल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के संरक्षक थे। तो राजकुमार स्वाति तिरुनल जो है वो किस नृत्य शैली के संरक्षक थे, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम या फिर मोहिनीअट्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका मोहिनीअट्टम। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की अगर हम मैं बात करूँ तो ये आपके कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 है, ठीक है। ये जो है आपके केरल का है। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। कथकली जो है ये भी आपके केरल का है, तो केरल का दो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। एक कथकली और मोहिनीअट्टम। और ओडिसी जो है ये नाम से ही स्पष्ट है, ओडिशा का है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो और आपका कौन सा है, जैसे कुचिपुड़ी हो गया, कुचिपुड़ी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और आपका कौन सा हो गया, ये कथक, कथक हो गया। इसके बाद याद रखिएगा और आपका कौन सा हो गया, मणिपुरी हो गया, मणिपुरी हो गया। और इसके बाद याद रखिएगा आपका सत्रिया हो गया। तो ये टोटल जो है ना, ये आपका जो है कितना शास्त्रीय नृत्य है, 8 है, ठीक है। ये सिर्फ मैं रिवीजन के लिए बता रही हूँ। कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद कथक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी का जो है ये नाम से ये स्पष्ट है, मणिपुर। और सत्रिया जो है ये आपके असम का है, ठीक है। सबसे प्राचीन अगर मैं बात करूँ तो सबसे प्राचीन है आपका भरतनाट्यम जो है, जो कि तमिलनाडु का है, सबसे प्राचीन नृत्य है। और सबसे नवीनतम की अगर मैं बात करूँ तो ये असम का है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि राजकुमार स्वाति तिरुनल, ये जो है मोहिनी अट्टम के संरक्षक थे। तो यहाँ पे जो है ये राजकुमार स्वाति तिरुनल जो है ये है कौन। तो याद रखिएगा ये जो है ना, ये त्रावणकोर राज्य के शासक थे, ठीक है। त्रावणकोर राज्य के शासक। और इनका जो शासन काल था ना वो 1813 से
1846 तक था, ठीक है। तो 1813 से लेके 1846 तक शासनकाल 1813 से 1846 तक था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इन्होंने ही मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित भी किया था और इसके जो है संरक्षक भी थे, ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन में था। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे अगर मैं बात करूँ मोहिनीअट्टम के जो है प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं मोहिनीअट्टम से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हो गए तो याद रखिएगा। पहला नाम हो गया भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा है तो ये हो गया आपके जो है ये गायत्री शिवराजन, गायत्री शिवराजन, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कलामंडलम सत्यभा, सत्यभामा, ठीक है। तो ये सब जो है मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध कलाकार है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में प्लांटेशन कृषि से संबंधित है। तो भारत में प्लांटेशन कृषि से संबंधित कौन सा है? तो प्लांटेशन कृषि हम किसे कहते हैं? प्लांटेशन कृषि हम कहते हैं रोपण कृषि को, ठीक है। प्लांटेशन कृषि हम किसे कहते हैं? रोपण कृषि को कहते हैं। तो रोपण कृषि होता क्या है? यानी रोपण कृषि का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के फसल का जो बहुत बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन होता है उसे हम रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा ताकि कभी भी आप इसका आंसर कर पाएंगे। एक ही प्रकार की फसल का, एक ही प्रकार की फसल का बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर कृषि किया जाता है, कृषि किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रोपण कृषि। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय। चाय का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, चाय का अगर मैं बताऊँ तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन जो होता है, जो बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है, वो असम में होती है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे आता है दार्जिलिंग। दूसरे नंबर पे आता है दार्जिलिंग आता है, और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो तीसरे नंबर पे आता है आपका नीलगिरी। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो असम, और असम के बाद कहाँ? दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग के बाद नीलगिरी में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाजरा, बाजरा जो है ये आपका एक मोटा अनाज है, ठीक है। बाजरा आपका एक मोटा अनाज होता है। इसके बाद गेहूं जो है ये आपकी रबी की फसल है, रबी की फसल है। और कपास की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो आपका रोपण कृषि है, तो रोपण कृषि में आपका कौन कौन सा ऐसा फसल होता है जिसका मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जैसे एक चाय हो गया। इसके अलावा आप काजू, याद रखिएगा काजू आपका रोपण कृषि हो गया। केला आपका रोपण कृषि हो गया। नारियल आपका रोपण कृषि में आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नारियल के बाद आपको याद रखना है तार, तार भी आपका रोपण कृषि है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये आपका हो गया, और कॉफी, कॉफी भी आपका रोपण कृषि हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, और आपका कौन सा हो जाएगा? रबर, रबर भी आपका रोपण कृषि है, ठीक है। इसके बाद जो है रबर हो गया, जूट हो गया, ये सब आपका रबर ये सब जो है आपका रोपण कृषि है। इलायची की फसल, इलायची, इसका भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, 2 नवंबर को, 3 नवंबर को, या फिर 4 नवंबर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस।
ठीक है। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि यूनेस्को द्वारा जो है 2021 में इसे घोषित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो है ये 3 नवंबर को मनाया जाएगा। तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, ये घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा 2021 में। यूनेस्को द्वारा 2021 में घोषित किया गया। घोषित किया गया। और याद रखिएगा वो कौन सी महासभा थी, तो ये भी याद रखिएगा 41वीं महासभा थी। 41वीं महासभा थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसमें जो है, अगर मैं बात करूँ कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में कुल भारत में कुल 18, ठीक है ना, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 13 जो है वो आपको याद रखना है, 13 जो है यूनेस्को की विश्व नेटवर्क सूची में शामिल है, जिसमें से 13 जो है यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहला और सबसे पुराना जो है बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? सबसे पहला, तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि है नीलगिरी। नीलगिरी, जिसे शामिल किया गया था 2000 में, ठीक है। इसे शामिल कब किया गया था? तो नीलगिरी को शामिल किया गया था 2000 में, जो है नीलगिरी को शामिल किया गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व। नवीनतम, तो नवीनतम आपका हो गया, आपका नवीनतम कौन सा है? तो कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका नवीनतम है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोल्ड डेजर्ट को, जो है इसे यूनेस्को के जो है विश्व नेटवर्क सूची में कब शामिल किया गया था? तो कोल्ड डेजर्ट को किया गया था 27 नवंबर 2025 को। 27 नवंबर, ये नवीनतम है तो इसका अपडेट भी याद रखिएगा। 27 नवंबर 2025 को शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 नवंबर को, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो 3 नवंबर को मनाया गया था, तो इसमें 2025 की थीम क्या थी? 2025 की थीम, तो 2025 की थीम क्या थी गाइस? तो ये आपको याद रखना है, ये क्या था? सस्टेनिंग लाइफ सेलिब्रेटिंग नेचर, ठीक है। सस्टेनिंग लाइफ एंड सेलिब्रेटिंग नेचर, इसका मतलब हो गया कि जीवन को बनाए रखना और प्रकृति का उत्सव मनाना, ठीक है। तो जीवन को बनाए रखना, जीवन को बनाए रखना, जीवन को बनाए रखना, प्रकृति का उत्सव मनाना, प्रकृति का उत्सव मनाना, ठीक है। ये इसका जो है ना 2025 की थीम थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, या फिर महानदी डेल्टा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना वो है आपका ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, याद रखिएगा ये भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है।
तो इसे जो है ना सुंदरवन डेल्टा और बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले सुंदरवन डेल्टा जो है ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है आपके भारत और बांग्लादेश में है, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में फैला है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है आपका ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है गोदावरी डेल्टा। तो गोदावरी डेल्टा जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कृष्णा डेल्टा, तो कृष्णा डेल्टा जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा कृष्णा डेल्टा जो है ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और महानदी डेल्टा जो है ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का शक्ति प्रदान करता है। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 5 या फिर अनुच्छेद 10। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है अनुच्छेद 11 जो है ये नागरिकता से संबंधित कानून बना सके, इसके जो है आपके अनुच्छेद 11 में अगर मैं बात करूँ तो इसके तहत जो है संसद ने जो है क्या किया है, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो अनुच्छेद 11 के तहत, 11 के तहत संसद ने नागरिकता नागरिकता अधिनियम 1955 1955 बनाया। ठीक है, इस अधिनियम में क्या है कि किसी भी सिटीजनशिप लेने और समाप्त करने का प्रावधान है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है आपके अनुच्छेद 5 से 11 में आता है। ठीक है, ये अधिनियम। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नागरिकता जो है ये आपके भाग 2 में। ठीक है, तो अगर आपसे नागरिकता के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11 में जो है ये नागरिकता का प्रावधान है। और कौन से भाग में है, तो नागरिकता भाग 2 में, भाग 2 में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ सॉरी अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 जो है ना ये कानून के समक्ष जो है सभी नागरिक समान होते हैं आर्टिकल 14 के तहत। यानी इसमें जो है आर्टिकल 14 में क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या है, समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 5 में क्या है, तो यानी संविधान लागू होने के समय जो है कौन कौन भारत के नागरिक माने जाएंगे। यानी कि ये अगर सिंपली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 5 में जो है ये क्या कहा गया, अस्थायी नागरिकता की परिभाषा जो है ये अनुच्छेद 5 से में है। ठीक है, अस्थायी नागरिकता की
स्थायी नागरिकता की परिभाषा देता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अनुच्छेद, अगर मैं 10 की बात करूँ तो ये नागरिक की निरंतरता से जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, नागरिकता जो है बनी रहेगी, ठीक है ना। यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं, संविधान के अनुसार जो है उनकी नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन संसद जब तक ये कोई कानून नहीं बनाता है तब तक की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन गुफाओं में पाषाण युगीन शैल चित्र पाए गए हैं। तो कौन सी गुफा में जो है पाषाण युगीन शैल चित्र पाए गए हैं? अजंता की गुफा में, भीमबेटका की गुफा में, एलोरा की गुफा में, या फिर बराबर की गुफा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमबेटका की गुफा में। भीमबेटका की गुफा की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 30,000 वर्ष पुराने शैल चित्र जो है यहाँ पाए गए हैं। 30,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं याद रखिएगा कि पाषाण युग की जो है यहाँ पे जो है, जैसे कि पाषाण युग की आपके जो है शिकार, नृत्य या फिर जो धार्मिक गतिविधियां हैं, ये उसको दर्शाता है। ठीक है, पाषाण युग के, पाषाण पाषाण युगीन शैल चित्र जीवन शैली को दर्शाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, जीवन शैली को दर्शाता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसे 2003 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। यूनेस्को में भी शामिल किया गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पाषाण युग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पाषाण युग की शैल चित्र में और कौन कौन सा, जैसे भीमबेटका की गुफा आती है तो और कौन कौन सी आती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा पाषाण युगीन शैल चित्र की प्रमुख गुफा, शैल चित्र की प्रमुख गुफाएं। ठीक है, तो पाषाण युग शैल चित्र की प्रमुख गुफाओं में और कौन कौन सा आ जाएगा, तो पहले आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफा, जो कि मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद कोलार गुफाएं, कोलार गुफाएं। इसके बाद बेलन घाटी, बेलन घाटी। इसका याद रखिएगा सोहगौरा गुफा, ठीक है। ये सब जो है याद रखिएगा, ये आपके जो है पाषाण युग की जो है आपके शैल क्षेत्र की जो प्रमुख गुफा है, कोलार गुफा, बेलन घाटी गुफा, सगौरा गुफा, ये सब जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कोलार गुफा जो है ये आपका कहाँ है, तो कोलार गुफा जो है ना ये आपके कर्नाटक में। ठीक है, कोलार गुफा कहाँ है, तो कोलार गुफा कर्नाटक में है। बेलन घाटी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है,
बेलन घाटी कहाँ है? तो बेलन घाटी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में। और सौगौरा की गुफा जो है ये कहाँ है? तो ये जो है आपका बिहार में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया पहल के कार्यान्वयन का नेतृत्व कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो स्टार्टअप इंडिया पहल का जो है ये कौशल विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। एमएसएमई मंत्रालय क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन इसका जो आंसर है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो अंतर्गत आने वाले उद्योग है, तो जैसे अगर मैं बात करूं अंतर्गत आने वाला उद्योग, अंतर्गत आने वाला उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग करता है, ठीक है ना। अगर ये भी अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है। आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसको अगर मैं सिंपली अगर जो है यहाँ पे आपको सिर्फ कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ ये दे देता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डी, ठीक है, डी पी आई आई टी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डीपीआईआईटी मतलब होता है क्या, तो याद रखिएगा डीपीआईआईटी मतलब होता है आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है ना। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो है ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत। 2016 नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो मंत्रालय, इस मंत्रालय का उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है ना। तो इस मंत्रालय का जो उद्देश्य होता है वो नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है ना, और जो है इकोसिस्टम बनाना, ठीक है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि एमएसएमई मंत्रालय के बारे में मैं बताऊंगी, तो यहाँ पे जो है एमएसएमई मंत्रालय मतलब क्या होता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस।
ठीक है। और याद रखिएगा इसे जो है 2016 में शुरू किया गया था, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। सॉरी, इसका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा इसका जो है आपका काम क्या होता है, इसका काम होता है रोजगार उत्पन्न करना, सशक्त बनाने, विकास करना, ये सारे जो है इसके काम होते हैं, ठीक है। लेकिन MSME मतलब लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैं इसे लिख दी हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, हिंदी में भी बोल देती हूँ, जगह नहीं आप लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त कौन है? बिरजू महाराज। तो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथक से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पंडित जो बिरजू महाराज थे ये कौन से घराने से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है, लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इन्हें बहुत सारा पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। तो इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला? तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे जो है बोला भी गया है कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इन्हें संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1964 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, ठीक है। इन्हें और कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? 1986 में, ठीक है। 1986 में जो है इन्हें पद्म विभूषण मिला था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कालिदास सम्मान भी इन्हें मिला हुआ है। तो इन्हें कालिदास सम्मान कब मिला है? कालिदास सम्मान, ठीक है। तो इन्हें कालिदास सम्मान मिला है 2002 में, ठीक है। 2002 में नहीं, सॉरी, 1987 में। 86 है ना, ये 87 हो देगा। इसके बाद इन्होंने जो है इनका फिल्मों में भी बहुत ज्यादा योगदान था। फिल्मों में अगर मैं बात करूँ तो देवदास, देवदास में भी इन्होंने कोरियोग्राफर किया था, और जो बाजीराव मस्तानी जो था उसमें, देवदास में जो है कौन सा ये माधुरी दीक्षित जो थी देवदास में, वो जो कथक के लिए जो है इनको कोरियोग्राफ किए थे, और जो बाजीराव मस्तानी में जो है वो है रंग दो लाल के लिए, ठीक है ना। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एज अ नॉलेज के लिए मैं आपको बता दी हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कथक जो है ये मैं बता चुकी कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक के जो है प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध कलाकार, तो कथक के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? तो पहले पहला तो हो गया पंडित बिरजू महाराज, जो कि यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ। दूसरा नाम याद रखिएगा सितारा देवी, सितारा देवी। इसके बाद आपको याद रखना और कौन से, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। इसके बाद जो है और नाम याद रखिएगा और किसका, शंभू महाराज। ये सब जो है कथक से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई है? तो मुगल शैली, सरकी शैली, सेल्जुक शैली या फिर मामूलेक शैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामूलेक शैली के द्वारा जो है इसके अंतर्गत बनाई गई है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रख, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये कब हुआ था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है, निर्माण, तो याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन
ऐबक के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, और कब? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था इसका निर्माण 1199 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, याद रखिएगा, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। इसके बाद जो है, ये सिर्फ निर्माण क्या था कुतुब मीनार का? कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? निर्माण पूर्ण, तो इसका निर्माण पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था, और कब? 1220 ईस्वी में, ठीक है। 1220 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ था। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा कि कुतुब मीनार की जो है ये ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा। तो ये 5 मंजिल है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 72.5 मीटर। 5 मीटर, ठीक है ना। और इसमें जो है याद रखिएगा, ये किससे बना हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो याद रखिएगा, इसे 1993 में इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा 1993 में। 1993 में। 1993 यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भू आकृतियों के बीच स्थिर होते हैं? तो स्थित होते हैं। तो ये जो है पश्चिमी तटीय मैदान जो है, ये क्या होते हैं? संकरे होते हैं, और किन भू आकृतियों के बीच स्थित होते हैं? तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित होते हैं, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित होते हैं, विंध्यन पर्वतमाला और अरब सागर के बीच स्थित होते हैं, या फिर हिंद हिमालय और हिंद महासागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान संकरे जो होते हैं, ये आपके पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको याद रख, ये जो है संकरे तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपके आते हैं, ये जो मैदान आते हैं, आपको याद रखना है, ये आते हैं आपके क्या कहते हैं इसको, केरल, कर्नाटक और गोवा और महाराष्ट्र, ठीक है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। के तटीय क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, पश्चिमी तटीय मैदान का जो है, इसका प्रमुख भाग कौन कौन सा है? ठीक है। तो इसके प्रमुख भाग में याद रखिएगा, कच्छ और सौराष्ट्र का तटीय मैदान जो है ना, ये आता है। कच्छ और सौराष्ट्र का तटीय मैदान। इसके बाद याद रखिएगा, कोंकण तटीय मैदान।
कोंकण तटीय मैदान, जो कि ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और इसके बाद याद रखिएगा और कौन कौन सा आ जाता है, कर्नाटक मैदान, कर्नाटक तटीय मैदान। और इसके बाद आपको याद रखना है मालाबार तटीय मैदान। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे आप सिंपली आप याद रखिएगा कि ये जो है आपके गुजरात से लेकर जो है ये केरल केरल तक जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी जो है ये आपका आ जाता है। ये आपका पूर्वी तटीय मैदान हो गया। ठीक है, और विंध्यन पर्वतमाला जो है ये आपके मध्य भाग हो गया। और हिमालय और हिंद महासागर जो है ये तो भारत के उत्तर में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर कोरोमंडल तट पर पेटापुली में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ने है उत्तर के कोरोमंडल तट पर पेटापुली में जो है किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित की थी, 1699 में, 1457 में, 1606 में, या फिर जो है 1532 में, यानी कि 1532 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको याद रखना है पेटाली पुली में। तो ये 1606 में। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपके उत्तर कोरोमंडल तट है, यानी कि ये आपका कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। उत्तर कोरोमंडल तट ये आपका कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। इसका ध्यान रखिएगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, 1602 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि डच की जो है भारत में जो है डचों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी। तो याद रखिएगा ये जो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि भारत में डचों की पहली व्यापारिक कोठी, तो व्यापारिक कोठी कहाँ थी, तो ये थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और मसूलीपट्टनम जो है कहाँ थी, तो याद रखिएगा 1600, ये जो खुली थी मसूलीपट्टनम, तो ये खुला था आपका 1605 में। ठीक है, ये 1605 में खुला था। और याद रखिएगा लेकिन जो आपका अस्थाई जो फैक्ट्री थी ना, वो पेटालीपुली 1606 में हुआ था। ठीक है ना, तो ये जो था ना, ये पेटालीपुली जो था, ये यहाँ जो इसकी स्थापना हुई थी, ये अस्थाई फैक्ट्री थी, अस्थाई फैक्ट्री। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि डचों का जो है ये फैक्ट्री खोलने का जो है इसका जो सबसे ज़्यादा जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, तो याद रखिएगा ये मसालों और वस्त्रों का व्यापार। ठीक है ना, याद रखिएगा मसालों और वस्त्रों का व्यापार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के शासन काल में प्रांतों में न्यायिक मामलों को कौन संभालता है। तो गुप्त साम्राज्य के शासन काल में प्रांतों में न्यायिक मामलों को कौन संभालता है, आयुक्त या ग्रामिक, राजा, या फिर उपरीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरीक। उपरीक जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा ये प्रांतीय राज्यपाल होते हैं गुप्त गुप्त काल में।
प्रांतीय प्रांतीय राज्यपाल होते थे, ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था जो न्यायिक मामले होते थे, कर संग्रह करना, सैन्य व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों का जो है संभालने का काम किसका होता था, इसी का होता था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका जो है काम क्या होता था। तो याद रखिएगा इसका कार्य था न्यायिक मामलों, न्यायिक मामलों, कर संग्रह, कर संग्रह, सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों को, कार्यों को संभालना। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा जो ये होते थे आयुक्तक होते थे, ये इसका काम क्या, ये क्या होते थे, ये जो है प्रशासनिक सहायक अधिकारी होते थे, ठीक है। प्रशासनिक, प्रशासनिक सहायक अधिकारी, सहायक, सहायक अधिकारी होते थे, ठीक है। इसके बाद जो है ग्रामिक होते थे, वो कौन होते थे, तो ये ग्राम स्तर के अधिकारी होते थे, ग्रामिक, ग्राम स्तर के अधिकारी। और एक और आपका बच गया राजा, राजा जो है ये कौन था, ये सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था राजा, लिख ही लीजिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो गुप्त साम्राज्य है इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे बॉक्स बना के, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 240 ईस्वी, 240 ईस्वी में, और किसने की थी, श्रीगुप्त द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था। तो राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था वो कब हुआ था, 1963 में, 1965 में, 64 में या फिर 66 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद द्वारा जो है 1963 में जो है राजभाषा अधिनियम को पारित किया गया था। संसद द्वारा, संसद द्वारा पारित किया गया था, पारित किया गया था। और इसमें जो है इसका जो पारित करने के पीछे जो है इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था जो हिंदी को है ना वो राजकीय भाषा के रूप में स्थापित करना, और अंग्रेजी, साथ में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग जो है वो जारी रखना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में स्थापित करना, ठीक है। और साथ ही अंग्रेजी का भी प्रयोग करना, अंग्रेजी का भी प्रयोग करना,
ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, राज्य को अपनी राजभाषा चुनने की स्वतंत्रता भी इसी अधिनियम के तहत है। तो राजभाषा अधिनियम के तहत जो है, याद रखिएगा, राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे आपका जो है हिंदी कहीं-कहीं पे जो है किसी राज्य की राजकीय भाषा हिंदी होती है, किसी का होता है कोंकणी भाषा होती है, ठीक है ना? इसके बाद तमिल होता है किसी राज्य का, तो ये वो अपनी जिस राज्य का होता है वो अपनी राजभाषा चुनने की स्वतंत्रता है। राजभाषा अधिनियम जो है वो 1963 के तहत, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? तो दक्षिण भारत की पेन्ना नदी जो है नंदा पहाड़ी से, अन्नामलाई पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ी से, या फिर जो है अनसंभू पहाड़ी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, किससे निकलती है? तो ये हो जाएगा आपके नंदी पहाड़ी से, ठीक है ना? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पेन्ना नदी जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पेनार नदी भी कहते हैं, ठीक है? पेन्ना नदी जिसे हम क्या कहते हैं? पेनार नदी भी कहते हैं। पेनार नदी भी कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है? तो इसकी लंबाई है 597 किलोमीटर, ठीक है? और याद रखिएगा, ये जो है आपके कौन-कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा, कौन-कौन से राज्य में बहती है? तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक है? इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो है आपका नंदी पहाड़ी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये आपके कहाँ है? तो याद रखिएगा, चिकबल्लापुर जिला में है, जो कि ये आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। चिकबल्ला चिकबल्लापुर जिला में पड़ता है, जो कि ये आपका कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटक में, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है लगभग, ऊंचाई, ठीक है? तो इसकी ऊंचाई है लगभग 1478 मीटर, 1478 मीटर, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आपका जो है शिवालिक पहाड़ी। तो शिवालिक पहाड़ी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि शिवालिक पहाड़ी से भी जो नदी निकलती है सबसे इम्पोर्टेंट, तो याद रखिएगा, घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है ये कौन सी पहाड़ी से निकलता है? तो घग्गर नदी जो है ना, ये शिवालिक की पहाड़ी से निकलता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, घग्गर नदी का जो उद्गम होता है, घग्गर घग्गर नदी निकलती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध थे? तो कौन से वाद्य यंत्र से जो है इनका संबंध था बिस्मिल्लाह खान का? तो याद रखिएगा, ये थे जो है शहनाई वादक थे, ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादक थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्हें कौन-कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें पद्म विभूषण,
पद्म विभूषण, इसके बाद पद्म भूषण, ठीक है। इसके बाद पद्म श्री, ठीक है, पद्म श्री। और इसका बाद याद रख लीजिएगा संगीत नाटक। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो अगर मैं भारत रत्न की बात करूँ तो भारत रत्न इन्हें इसे कब मिला था, बिस्मिल्लाह खान को, तो 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला था। पद्म विभूषण की अगर मैं बात करूँ तो 1980 में जो है इन्हें पद्म विभूषण मिला था। और अगर भूषण की बात करूँ तो याद रखिएगा 1968 में, ठीक है। और पद्म श्री जो है 1961 में मिला था। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये 1956 में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सितार से, तो सितार से जो है पंडित रविशंकर जो है ये कौन सितार वादक थे? पंडित रविशंकर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तबला वादक, जो सबसे प्रसिद्ध तबला वादक है वो है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। और जो है वीणा से जो सबसे प्रसिद्ध वादक है वो है आपके चिट्टी बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से डीएनए और आरएनए के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट डीएनए और आरएनए? तो डीएनए जो है ये केवल संदेशवाहक अणु के रूप में कार्य करता है। आरएनए के उत्प्रेरकी कार्यों के सहित कई कार्य करता है। या फिर ऑप्शन सी, वायरस में डीएनए मौजूद नहीं होता है। या फिर ऑप्शन डी, आरएनए सभी सजीवों में केवल आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो डीएनए और आरएनए के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आरएनए की जो है क्या करता है, उत्प्रेरकी कार्य सहित सब कई कार्यों करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है, जैसे डीएनए के बारे में जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके बाद जो है आपको याद रखना है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे जो है सी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये सी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है काम क्या होता है। इसका काम होता है, जो डीएनए का जो काम होता है वो होता है आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना और स्थानांतरित करना, ठीक है। आनुवांशिक जानकारी को आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना और स्थानांतरित करना। स्थानांतरित करना, ठीक है। और जो आरएनए का काम होता है, इसका काम क्या होता है? इसका आरएनए का काम होता है ये आपके प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है ना। आरएनए का सबसे प्रमुख काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना, लेशन करना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका डीएनए जो होता है ना वो एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। डीएनए में जो है आपको क्या याद रखना है, जैसे अगर मैं डीएनए की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये एक प्रकार का होता है।
एक प्रकार का होता है। और जो आरएनए होता है ना, ये कितना प्रकार का होता है? तो आरएनए जो होता है ये इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे 3 प्रकार का होता है। जैसे एमआरएनए होता है, इसका अलग काम होता है। फिर टीआरएनए होता है, इसका अलग काम होता है। और फिर जाके होता है आपका आरएनए, इसका अलग काम होता है। ठीक है, तो ये मैं इसके प्रकार बताई हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा आंदोलन शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी सैयदुल्ला के बेटे दद्दू मियां के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। तब वो कौन सा आंदोलन था? वहाबी आंदोलन था, मोपला विद्रोह था, भील विद्रोह था, या फिर फराइजी आंदोलन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फराइजी आंदोलन था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फराइजी आंदोलन की बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1819 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1819 में। 1819। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, बंगाल में। बंगाल में ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इसमें क्या था, यानी कि जो भी गैर इस्लामी प्रथाओं का जो है ना विरोध था। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? गैर इस्लामी प्रथा का विरोध था। ठीक है ना, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है यहाँ पे आपको बता ही दिया गया है कि जो सरायतुल्ला के बेटे जो थे दुद्दू मियाँ के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन जो है परिवर्तित हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि दुद्दू मियाँ ने जो है इसे जन आंदोलन बनाया। तो पूछा जाता है कि जन आंदोलन जो है ये किसने बनाया था? जन आंदोलन, जन आंदोलन बनाया। और किसने बनाया? दुद्दू मियाँ ने। ठीक है, इसके बाद वहाबी आंदोलन। ठीक है ना, वहाबी आंदोलन जो है ये भी एक धार्मिक आंदोलन था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो मोपला विद्रोह था, ठीक है, मोपला विद्रोह था ना ये आपके ये भी जो है केरल में जो है मुसलमानों में ही विरोध था। ठीक है, मुसलमान किसानों का विद्रोह था ये मोपला विद्रोह। और भील विद्रोह जो था ना ये एक आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन सा पद पदानुक्रमण में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे आता है? तो प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे कौन सा आता है? राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसदीय सचिव, या फिर उप मंत्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के जो नीचे आता है ना वो कैबिनेट मंत्री आता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री जो होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है नीति निर्माण में जो है ये भाग लेता है। नीति निर्माण में, नीति निर्माण में इसकी भागीदारी होती है। भागीदारी होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है आपके संसद में जो है मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। संसद मंत्रालय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा और जो है ये स्वतंत्र रूप से जो है मंत्रालयों का संचालन करता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है ये कौन सा पद आता है? सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री का। ठीक है, प्रधानमंत्री का पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो है ये कौन सा आता है? कैबिनेट मंत्री। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है आपके राज्य मंत्री। और चौथा जो है ये कौन सा हो गया? उप मंत्री।
ठीक है। प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये सरकार का प्रमुख होता है और कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। सरकार का सॉरी सॉरी सरकार का प्रमुख होता है और कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की अध्यक्षता करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो राज्य मंत्री होता है ये वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। राज्य मंत्री जो है याद रखिएगा कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। मंत्री की सहायता करता है। सहायता करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है ये कौन सी पर्वतमाला से निकलती है। तो ऑप्शन है हमारा अरावली हो गया, ऑप्शन बी सतपुरा, ऑप्शन सी विंध्याचल या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो नर्मदा नदी निकलती है गाइस याद रखिएगा ये निकलता है आपका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुरा पर्वतमाला से निकलता है। और सतपुरा पर्वतमाला के जो है कौन से पठार से। तो याद रखिएगा अमरकंटक पठार से, अमरकंटक पठार से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। अमरकंटक पठार से। और कौन सी पर्वतमाला से। तो याद रखिएगा ये हो गया आपके सतपुरा पर्वतमाला से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको नर्मदा नदी के बारे में आपको याद रखना है। जैसे नर्मदा नदी जो है इसकी जैसे लंबाई की हम बात करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा इसकी जो लंबाई है ना वो है आपका 1312 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है 1312 किलोमीटर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये कौन कौन से राज्य में जो है ये बहती है। तो ये आपके जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम ही होता है। मध्य प्रदेश से बहती हुई महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से बहती हुई गुजरात, और गुजरात से बहती हुई ये अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियाँ हो गई जैसे आपको याद रखना है ये हो गया आपका सेर नदी, तवा नदी, इसके बाद याद रखिएगा ओरसोंग नदी। ये सब जो है इसकी सहायक नदियाँ हो गई। और इस पे जो है नर्मदा नदी पर प्रमुख बांध भी बने हुए हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर जो है प्रमुख बांध कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो नर्मदा नदी पर प्रमुख बांध है सबसे पहले तो जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरदार सरोवर बांध जो कि आपके नर्मदा नदी पर है और कहाँ है आपके गुजरात में। इसके बाद और कौन सा बांध है तो याद रखिएगा इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो कि ये आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपके नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद गाइस आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।